जुलाई 2025 में व्लादिमीर पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से अपने परमाणु शस्त्रागार में सबसे नए जोड़ ओक्विनियास पोझार्स्की का स्वागत किया। एक विशाल पनडुब्बी 24,000 टन वजन की, जो अपने आकार और वजन के बावजूद लगभग पानी के नीचे अदृश्य है। जानते हैं सबसे प्रभावशाली बात क्या है? यह 500 मीटर गहराई तक गोता लगा सकता है, जो अधिकांश गगनचुंबी इमारतों से भी गहरा है। लेकिन जो चीज इस पनडुब्बी को वाकई डरावना बनाती है, वो इसका वजन या आकार नहीं है, वो है इसके अंदर छुपे हुए 16 बुलावा मिसाइल। इनमें से हर एक मिसाइल में 10 तक स्वतंत्र परमाणु वारहेड ले जाने की क्षमता है। दूसरे शब्दों में, यह अकेला पनडुब्बी एक साथ 160 परमाणु बम दागने की ताकत रखता है, और यह कुछ पूरे देशों के पास मौजूद परमाणु शक्ति से भी ज्यादा है। अपनी उन्नत प्रणोदन तकनीक के साथ पोझार्स्की को लगभग अदृश्य बनाया गया है। वह अमेरिकी तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर प्रकट हो सकता है, अपने मिसाइल दाग सकता है और किसी भी प्रतिक्रिया के संभव होने से पहले गायब हो सकता है। यह वह हथियार है जो जनरलों की नींद उड़ा देता है, क्योंकि वे नहीं जानते वह कहां है। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि पुतिन अपनी नई ताज की ज्वेल पर गर्व महसूस कर रहे थे। पनडुब्बी ने अभी अभी आधिकारिक रूप से उत्तरी बेड़े में सेवा शुरू की थी, जो गदीवो में स्थित है, रूस के सबसे सुरक्षित और गुप्त ठिकानों में से एक। लेकिन फिर पुतिन के अपने नए परमाणु खिलौने का जश्न मनाने के 2 हफ्ते से भी कम समय में कुछ बिल्कुल असाधारण हुआ। यूक्रेन ने आधुनिक जासूसी के सभी नियम तोड़ दी। कुछ इतना साहसी, इतना असंभव कि इससे क्रेमलिन पूरी तरह से हैरान रह गया होगा। 3 अगस्त 2025 को यूक्रेन की मुख्य खुफिया निदेशालय, जिसे झुहुआ के नाम से जाना जाता है, ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने जासूसी की दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने गुप्त चैनलों में फुसफुसाहट नहीं की, इसी की न ही कोई गुप्त राजनयिक संदेश भेजा। इसके बजाय वे टेलीग्राम पर गए और पूरी दुनिया को जोर से बता दिया, हमने रूस की सबसे उन्नत परमाणु पनडुब्बी के सारे राज्य चुरा लिए। और यह साबित करने के लिए कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे, ज्यूआर ने जासूसी के इतिहास में पहली बार कुछ अनोखा किया। उन्होंने कन्याज पोझार्स्की के अति गोपनीय दस्तावेजों के 10 पन्ने सबके देखने के लिए प्रकाशित कर दिए। और क्या आप जानना चाहते हैं कि यूक्रेन ने असल में क्या चुराया? इसका जवाब वाकई हैरान कर देने वाला है। सबसे पहले पूरी क्रू की सूची, उन सभी 107 नाविकों की जो इस परमाणु पनडुब्बी को चलाते हैं। सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि उनकी योग्यताएं, शारीरिक फिटनेस के स्तर, मेडिकल मूल्यांकन और यहां तक कि पनडुब्बी पर उनकी विशिष्ट भूमिकाएं भी। सोचिए, आपके पास हर उस व्यक्ति की पूरी फाइल है जो दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक को चलाने का जिम्मेदार है। पनडुब्बी के युद्ध मैनुअल के अनुसार मैं उन सटीक प्रक्रियाओं की बात कर रहा हूं जिन्हें चालक दल आपात स्थिति में अपनाता है। वे हमलों का जवाब, नुकसान नियंत्रण और जहाज पर रोजमर्रा की दिनचर्या कैसे संभालते हैं। यह वैसा है जैसे आपके पास पनडुब्बी की मैन्युअल हो। और अंत में विस्तृत तकनीकी योजनाएं, पनडुब्बी के आंतरिक चित्र, कहां पर वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स हैं, जीवन रक्षक प्रणालियां, महत्वपूर्ण उपकरणों का सटीक स्थान। ये योजनाएं पनडुब्बी की संरचनात्मक कमजोरियां उजागर करती हैं, कहां वह कमजोर है और उस पर अधिकतम प्रभावी तरीके से कैसे हमला किया जा सकता है। और यहाँ वह विवरण है जो साबित करता है कि यह ऑपरेशन जितना दिखता है उससे कहीं अधिक परिष्कृत था। यूक्रेन को इंजीनियरिंग दस्तावेज मिले, जिनमें एक विशेष तकनीकी रिपोर्ट भी शामिल है जो एक क्षतिग्रस्त रेडियो बॉय के बारे में है, और यह सितंबर 2024 की तारीख की है। यह संक्षिप्त विवरण कुछ डरावना दिखाता है। यूक्रेनी जासूसी ऑपरेशन लगभग 1 साल से सक्रिय था और डेटा इकट्ठा कर रहा था, इससे पहले कि सब कुछ सार्वजनिक किया गया।
वे महीनों से रूसी सिस्टम्स के अंदर थे, भूतों की तरह चुपचाप हर कीमती जानकारी का टुकड़ा इकट्ठा कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि आपने इस स्थिति की गंभीरता को समझा या नहीं, लेकिन यह रूस के लिए बहुत विनाशकारी है। कारण समझने के लिए आपको जानना होगा कि एक परमाणु पनडुब्बी को वास्तव में शक्तिशाली क्या बनाता है। क्यों? सिर्फ परमाणु मिसाइलें ले जाने की क्षमता ही उसे खतरा नहीं बनाती, युद्धपोत भी ऐसा कर सकते हैं। एक पनडुब्बी की असली ताकत एक ही शब्द में है, अदृश्यता। पनडुब्बी ऐसा हथियार है जो दिखता नहीं, यह कहीं से भी अचानक आ सकता है, हमला कर सकता है और इससे पहले कि आप समझ पाएं क्या हुआ, गायब भी हो सकता है। इसी वजह से परमाणु पनडुब्बियों को परफेक्ट डराने वाला हथियार माना जाता है। वे एक ऐसा खतरा पैदा करते हैं जो किसी को पसंद नहीं आता। अनजाने का डर, वह बेचैनी कि कहीं समुद्र में कोई भूत है जो परमाणु मिसाइलों से लैस है और सही मौके का इंतजार कर रहा है हमला करने के लिए। लेकिन यूक्रेन ने अभी अभी इस बुनियादी बढ़त को ऐसे तरीके से खत्म कर दिया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने भूत को अब दिखने लायक बना दिया है, अबेशी बम को कई। अब कोई भी सक्षम नौसेना इन जानकारियों का इस्तेमाल करके किन्यास ओजार्स्की का पता लगा सकती है, उसका पीछा कर सकती है और अगर जरूरत पड़ी तो उसे नष्ट भी कर सकती है। तकनीकी योजनाएं विरोधियों को यह अनुमति देती हैं कि वे टॉर्पीडो को पनडुब्बी के सिरफर बीच में निशाना लगाने के बजाय उसके खास कमजोर हिस्सों को निशाना बनाने के लिए प्रोग्राम कर सके। ऑपरेशनल प्रक्रियाओं का ज्ञान यह अनुमान लगाने की सुविधा देता है कि आपातकालीन स्थिति में क्रू कैसे प्रतिक्रिया देगा। यह संभव बनाता है कि ऐसे हमलों की योजना बनाई जा सके जो एक नियंत्रित स्थिति को घातक आपदा में बदल दे। और एक और समस्या है जो उतनी ही गंभीर है, क्रू की सूची 107 नाविकों में से हर एक को संभावित लक्ष्य बना देती है। अब खुफिया एजेंसियां किसी भी क्रू सदस्य को भर्ती करने, ब्लैकमेल करने या मजबूर करने की कोशिश कर सकती है। इन लोगों के परिवार भी अब असुरक्षित हो गए हैं। कोई भी गंभीर नौसेना जो इस स्तर की समझौता स्थिति का सामना कर रही हो, उसे तब तक पनडुब्बी को संचालन से बाहर करने पर मजबूर होना पड़ेगा जब तक कि पूरी क्रू को बदला न जा सके। और यह कोई ऐसा काम नहीं है जो आप एक हफ्ते में कर लें। हम महीनों, शायद सालों की बात कर रहे हैं एक नई पूरी टीम को प्रशिक्षित करने के लिए। मुझे पता है कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, लेकिन आखिर यूक्रेन ने यह सब कैसे कर लिया? और देखिए, इसका जवाब रूस की एक ऐसी कमजोरी को उजागर करेगा जो किसी भी तकनीकी खामी से कहीं ज्यादा गंभीर है। यह वही सवाल है जो रूस में बहुत से लोगों की नींद उड़ा रहा होगा। और इस सवाल का जवाब दो मुख्य सिद्धांतों में छिपा है। पहला सिद्धांत एक क्लासिक मानव खुफिया ऑपरेशन का सुझाव देता है। संभवतः रूसी नौसेना के अंदर किसी को यूक्रेनियों द्वारा अपने पक्ष में कर लिया गया था, यूं कहे। यह कोई निराश अधिकारी हो सकता है, कोई ऐसा नाविक जिसे आर्थिक समस्याएं थी, या फिर कोई नागरिक कर्मचारी जिसे सिस्टम्स तक पहुंच थी। दूसरी थ्योरी एक बेहद परिष्कृत साइबर ऑपरेशन की ओर इशारा करती है। HUR के लिए काम करने वालों ने रूसी नौसेना के कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ की होगी और सीधे उन सर्वरों तक पहुंच बनाई होगी जहां दस्तावेज रखे गए थे। अब ये दोनों थ्योरीज जरूरी नहीं कि एक दूसरे को बाहर कर दें, वे दोनों काम करने में सफल हो सकते हैं। असल में सबसे संभावित स्थिति यही है कि दोनों ने मिलकर काम किया, एक साइबर ऑपरेशन जो आंतरिक भ्रष्टाचार से संभव हुआ। और शायद यही रूस की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह कोई तकनीकी खामी नहीं है जिसे सुधारा जा सके, यह एक मानवीय खामी है। उन लोगों की ईमानदारी और वफादारी में कमी है जिन्हें इन रहस्यों की रक्षा करनी चाहिए थी। एक बार सोचिए, आपके पास दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक हो सकती है, लेकिन अगर उसे बचाने वाले लोग खरीदे जा सकते हैं, ब्लैकमेल किए जा सकते हैं या धोखा दिया जा सकता है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। यह बात वाकई में मायने रखती है, क्योंकि रूसी सेना में एक महामारी फैली हुई है जो इस कमजोरी को लगभग अनिवार्य बना देती है। देखिए, रूसी सेना में भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। यह एक दर्ज की गई महामारी है और शायद पूरी सेना में फैली हुई है।
लेकिन रूस के मामले में सैनिक ऐसे घूस देते हैं जो लगभग $38,000 के बराबर हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें युद्ध के मोर्चे पर भेजा न जाए। यूक्रेन में पुलिस अधिकारी हर उस कैदी के लिए $100 पाते हैं जिसे वे सैन्य अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लेते हैं। रूस के सैन्य बजट का 40% हिस्सा जो नई हथियारों की खरीद के लिए तय है, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में बर्बाद हो जाता है। आपको अंदाजा हो, रूस को जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम से 3 से 4 गुना ज्यादा भ्रष्ट माना जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार यह सूचकांक मूल रूप से एक वैश्विक रैंकिंग है जो हर देश में भ्रष्टाचार के स्तर को मापता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह विचार कि कोई व्यक्ति पनडुब्बी के सिस्टम तक पहुंच रखता है और उसे खरीदा जा सकता है, न सिर्फ संभव है, यह लगभग अनिवार्य है। इस अंदरूनी कर्मचारी को खुद सभी दस्तावेज चुराने की जरूरत नहीं होगी, उसे बस पहेली का एक टुकड़ा देना होगा, एक पासवर्ड, पेन ड्राइव डालने के लिए टर्मिनल तक भौतिक पहुंच, या बस एक सावधानी से तैयार किए गए दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करना। जैसे ही यह डिजिटल दरवाजा खुलता, HUR के साइबर विशेष अंदर घुस सकते थे, अपनी विशेषाधिकार बढ़ा सकते थे और ढेरों डेटा चुरा सकते थे। यहां हम उस बिंदु पर आते हैं जो इस कहानी को और चौंकाने वाला बनाता है। क्यों? POSASC के साथ जो हुआ वह कोई अलग थलग घटना नहीं है। क्नायस POSAS के रहस्यों का उल्लंघन। यह सिर्फ सबसे हालिया है। 1 साल से भी कम समय में पूरे रूसी परमाणु शस्त्रागार को प्रभावित करने वाली आपदाओं की एक श्रृंखला में स्थल, वायु और समुद्र रूस द्वारा परमाणु मिसाइल दागने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तीनों विधाएं 12 महीनों से भी कम समय में प्रभावित हुई है। सितंबर 2024 में रूस ने अपनी नई अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल का परीक्षण करने की कोशिश की, जिसे सरमत कहा जाता है, और इसे रूसी शस्त्रागार में सबसे उन्नत हथियारों में से एक माना जाता है। मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पर ही फट गई, जिससे साइलो पूरी तरह से नष्ट हो गया। इससे कार्यक्रम में वर्षों की देरी हो गई। मई 2025 में यार्स मिसाइल की बारी थी असफल होने की। एक बार फिर मिसाइल जमीन से कभी ऊपर नहीं उठी। ये वे हथियार हैं जो रूसी परमाणु त्रयी का स्थलीय हिस्सा बनाते हैं, और ये लगातार असफल हो रहे हैं। इस त्रयी का हवाई हिस्सा भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया। जून 2025 में यूक्रेन ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसे ऑपरेशन टेया दे अरान्हा कहा जाता है। उन्होंने ट्रकों का इस्तेमाल करके 100 से अधिक ड्रोन रूसी क्षेत्र में तस्करी करके पहुंचा दिए। उन्होंने मासूम रूसी नागरिकों को लॉजिस्टिक्स में मदद के लिए भर्ती किया और फिर एक साथ 5 रणनीतिक एयरबेस पर हमला किया। दर्जनों रूसी रणनीतिक बम वर्षक, जिनमें टुपोलेव 95 MS और टुपोलेव 22 SEM 3 विमान शामिल हैं, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं, या तो क्षतिग्रस्त हो गए या नष्ट कर दिए गए। कुछ अनुमानों के अनुसार रूस के रणनीतिक बम वर्षकों के बेड़े का 1/3 हिस्सा एक ही ऑपरेशन में खत्म कर दिया गया। और यही सब नहीं है, त्रयी का समुद्री हिस्सा भी उन ताकतों से प्रभावित हुआ है जिन पर पुतिन का नियंत्रण नहीं है। कन्याज पोजास के रहस्यों के उल्लंघन के अलावा जुलाई 2025 में कामचटका के तट पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे एक सुनामी आई जिसने हिब्बाची की परमाणु पनडुब्बी बेस को नुकसान पहुंचाया। यह प्रशांत बेड़े की परमाणु पनडुब्बियों के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। जमीन, हवा और समुद्र। रूस द्वारा परमाणु मिसाइल दागने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तीनों विधाओं को 12 महीनों से भी कम समय में निशाना बनाया गया है। टेस्ट में विफलताओं, यूक्रेनी हमलों और यहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं के बीच रूसी परमाणु हथियारों का भंडार हर तरफ से प्रभावित हो रहा है। और इन समस्याओं का अधिकांश हिस्सा एक सामान्य कारण से जुड़ा है, भ्रष्टाचार, एक गहरी बीमारी जो रूसी सैन्य शक्ति को अंदर से खोखला कर रही है। पुतिन जिस भ्रष्टाचार से उच्च वर्ग की वफादारी बनाए रखते हैं, वही उनकी सेना की प्रभावशीलता घटा रहा है। अब इसे जरा सोचिए, जब सैन्य बजट का एक बड़ा हिस्सा रिश्वत और व्यक्तिगत संपत्ति के लिए हड़प लिया जाता है, अपरिहार्य परिणाम होता है घटिया गुणवत्ता का उपकरण,
खराब प्रशिक्षित कर्मचारी और हथियारों के निर्माण और परीक्षण में खतरनाक शॉर्टकट। लेकिन एक अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल या परमाणु पनडुब्बी की जटिलता इस तरह की लापरवाही के साथ मेल नहीं खाती। वित्तीय भ्रष्टाचार सीधे तौर पर यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक विफलताओं में बदल जाता है। सच्चाई यह है कि कन्यास पोझार्स्की के रहस्यों का उल्लंघन हमें रूसी सैन्य शक्ति के बारे में पूरी तरह से पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। कागज पर रूस अभी भी एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं, वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा शस्त्रागार, लेकिन व्यवहार में उसके हथियार ठीक से काम नहीं कर रहे। फैक्ट्रियों में समस्याएं हैं और सुरक्षा विफल हो रही है। यह घटना हमें दिखाती है कि सबसे सुरक्षित सिस्टम में भी कमजोरियां हो सकती है और यूक्रेन इन कमजोरियों को ढूंढने और उनका फायदा उठाने में आश्चर्यजनक रूप से माहिर हो गया है। उन्होंने न केवल कीमती राज हासिल किए, बल्कि इस प्रक्रिया में रूस को सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया। अब मैं आपकी राय चाहता हूं। अब तक की घटनाओं को देखकर क्या आप रूस को अब भी सैन्य महाशक्ति मानते हैं? क्या ये घटनाएं दिखाती हैं कि वह हमारी सोच से भी ज्यादा कमजोर है? अपना जवाब कमेंट्स में दें। अगर इस वीडियो ने आपको आधुनिक युद्ध और सैन्य शक्ति के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली बार तक के लिए